नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार से कांग्रेस की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विरोध हो रहा है। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनमें अयोध्या जाने की नैतिक ताकत नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने स्टालिन के साथ संबंध रखने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन से संबंध बनाए हुए हैं। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक करार दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह कोई संघ का कार्यक्रम है, यह राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस की ओर से प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर इसे राजनीति से प्रेरित बताया। अयोध्या और अहमदाबाद के बीच सप्ताह में दिन की पहली उड़ान सेवा शुरू हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उड़ान सेवा की शुरुआत की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस उड़ान सेवा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्रीधाम अयोध्या को दुनिया का सुंदरतम शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम अयोध्या ने 22 जनवरी की प्रतिष्ठा समारोह से पहले 5000 श्रमजीवियों को विशेष स्वच्छता अभियान में नियुक्त किया है, जो दिन रात अयोध्या को चमकाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आज भगवान श्री राम पर एक और भजन साझा किया है, जिसे गाया है गायिका सूर्या गायत्री ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कल दिल्ली में उन्हें निमंत्रण पत्र सौंपा। राजस्थान के नागौर से अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम लला के आसन का निर्माण करने के लिए मकराना संगमरमर तैयार किया गया है। वहीं विशेष रूप से श्री राम मंदिर के लिए बनाया गया 500 किलो का नगाड़ा अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वार्षिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नई प्रौद्योगिकी को शामिल किया जा रहा है। संचार सिस्टम, ड्रोन, सर्विलांस सभी को शामिल किया गया है। सेना प्रमुख ने कहा कि चयन प्रक्रिया में भी कई तरह के सुधार किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय हित के लिए बड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि संयुक्त प्रयास से बहुत हद तक मणिपुर में स्थायित्व आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के अन्य अंगों के साथ बेहतर परिणाम के लिए समन्वय बनाए हैं। गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन उद्योग जगत ने समिट के दौरान गुजरात में 2,38,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। रॉयल सऊदी नौसेना बलों के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली भारत दौरे पर हैं। जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली को आज दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुई अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में तलब किया गया है। फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। आरोप की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण के 8वें संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया। पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वेस्ट टू वेल्थ एक अच्छा विषय है। कूड़ा कचरा को कंचन में परिवर्तित करना है।
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता से संपन्नता के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में सभी का अहम योगदान है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अरुणाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष ईटानगर में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। वहीं दोपहर बाद जेपी नड्डा भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। बैठक में आम चुनाव के अलावा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन दौरे के अंतिम दिन वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री राजनाथ सिंह और ब्रिटिश पीएम के बीच हुई बैठक में रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दे वार्ता के एजेंडे में थे। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति को लेकर भी चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऋषि सुनक के अलावा ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने पर व्यवहारिक विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में यूके इंडिया डिफेंस सीईओ राउंड टेबल में उद्योग जगत के यूके भारत रक्षा उद्योग से जुड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत सहयोग, सह निर्माण और सह नवाचार के लिए यूके के साथ एक समृद्ध साझेदारी की कल्पना करता है। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों की ताकतों का समन्वय करके हम एक साथ महान काम कर सकते हैं। बैठक में ब्रिटेन के रक्षा खरीद राज्य मंत्री जेम्स कॉटिल्स भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंदन स्थित इंडिया हाउस में एक सामुदायिक स्वागत समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के कारण भारत के प्रति चीन के रवैये में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। लंदन में इंडिया हाउस में स्वागत समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन सरकार हमारी आर्थिक और विदेश नीतियों के साथ साथ हमारे बदलते रणनीतिक हितों को भी स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम है मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए। स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को 6 महीने तक बढ़ा दिया है। नवाब मलिक को खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मिली हुई है। आज जब नवाब मलिक की ओर से अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की गई तो ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने भी इस पर ऐतराज नहीं जताया। नवाब मलिक को ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए 23 से 29 जनवरी तक बंद रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के कारण यह निर्णय लिया गया है। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती हुई संख्या रोज नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। इस समय 12 करोड़ से अधिक नागरिक इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। प्रयागराज के श्रृंगेरपुर विकास खंड के अंतर्गत पड़ने वाले सारी तालुका शहावपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यात्रा में शामिल हुए। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ। इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। विकास रथ के माध्यम से लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं से रूबरू हुए। उधर यह यात्रा उत्तराखंड के चंपावत पहुंची। इस अवसर पर जिले के गोरलचौड़ मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्तमान वित्त वर्ष में 32 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से छात्रवृत्ति दी है। मंत्रालय ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 1692 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।
भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास सम्मेलन 24 विशाखापत्तनम में 19 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के अनुरूप 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में यातायात पुलिस ने आवारा पशुओं को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए उन पर रेडियम लगाया। पंजाब के मोहाली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीएसएफ द्वारा जब्त की गई 19 किलो हेरोइन और चरस को नष्ट किया। पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण ठंड से राहत का अनुमान जताया है। वहीं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिन तक घना कोहरा रहेगा। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने जा रही बीएसएफ की महिला टुकड़ी और ब्रास बैंड टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की। आज शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ खुला है। आज के कारोबार में सेंसेक्स 250.04 अंकों की बढ़त के साथ 71,907.75 पर और निफ्टी 59.30 अंक की तेजी के साथ 21,688 पर खुला। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। We bring to you the legendary city of Ayodhya and tell you what makes Ayodhya everything that has got to do with the land of Lord Ram. यहाँ रग रग में हर जगह राम ही है। सनातन धर्म के लिए तो गौरव की बात है। कण कण में भी भगवान राम की सत्ता का एहसास हमें होता है यदि हम लोग ध्यान से उसका अवलोकन करें। आज भी होता है। This is 10th century old Hanumangari temple. यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में बैठे हैं। भारत की संस्कार, संस्कृति मठ से, मंदिर से, साधु से, संत से, ऋषि से, मुनि से, महात्मा से जुड़ा हुआ है। ये विष्णु का मस्तक है, तो यहाँ पे हर कण पावन है। यहाँ और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज निफ्टी बैंक भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि बाजार में तेजी के बावजूद आईटी इंडेक्स में गिरावट देखी जा रही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2023 में देसी शेयरों में 1.7 लाख करोड़ रुपए लगाए, जो किसी कैलेंडर वर्ष में हुए सबसे अधिक शुद्ध निवेश में रहा, मगर इसका छोटा हिस्सा ही बाजार से शेयरों की सीधी खरीद में गया। एसएल ग्रुप की संकटग्रस्त सिटी नेटवर्क लिमिटेड को खरीदने के लिए रिलायंस जियो की हैथवे डिजिटल और हिंदुजा समूह के इंडसइंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन समेत 14 कंपनियां सामने आई हैं। संभावित समाधान प्रस्ताव देने वाली ये कंपनियां 17 जनवरी तक अपने प्रस्ताव जमा कर सकती है। मारुति सुजुकी इंडिया ने गुजरात में नया कार कारखाना बनाने की योजना का ऐलान किया। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संयंत्र की क्षमता सालाना 10 लाख कारों के उत्पादन की होगी। ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के सह संस्थापक और मुख्य वित्त अधिकारी निखिल कामत ने कहा कि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। स्पाइसजेट फंड जुटाने के लिए जल्द ही इक्विटी शेयर और वारंट जारी करने वाली है। इसके लिए डोमेस्टिक एविएशन कंपनी के प्रपोजल को कंपनी के शेयर होल्डर्स से मंजूरी मिल गई है। साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2024 का आगाज अमेरिका के लास वेगास में हो गया है। इसमें साउथ कोरियन कंपनी एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट टीवी पेश की। इसके अलावा फ्लाइंग कार और 2-in-1 लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट भी पेश किए गए। टेक कंपनी एप्पल ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने कोकॉइन और ओकेएक्स जैसे अन्य ऐप को भी हटा दिया है।
चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी पोको आज भारत सहित ग्लोबल मार्केट में पोको X6 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। इंडिया यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी मोटरसाइकिल लाइनअप में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इनमें ट्रैक्शन कंट्रोल और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं। किया की पॉपुलर सब 4 मीटर एसयूवी 12 जनवरी को भारत में लॉन्च की जाएगी। किया इंडिया ने कार की लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म की है। कोरियाई कंपनी ने इसके लिए 25,000 रुपए की टोकन राशि पर बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी। प्रीमियम फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड बैलेंसिया ने भारत के सबसे पुराने और बिजी एयरपोर्ट कोलकाता में अपना लेटेस्ट आउटलेट खोला है। यह कंपनी का 19वां स्टोर है। बैलेंसिया भारत का सबसे पसंदीदा मोजा ब्रांड है। पॉलीकैब कंपनी पर छापेमारी के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पदाधिकारियों ने जानकारी दी है कि उन्होंने कहा कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए के कैश लेन देन का पता लगा है, जिनका लेखा जोखा नहीं है। देश में ई वाहनों की बिक्री 2023 में सालाना आधार पर 49.25% बढ़कर 15,29,947 इकाई पहुंच गई। 2022 में देश भर में कुल 10,25,063 ई वाहन बिके थे। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल ई 2 पहिया वाहनों की बिक्री 36.09% बढ़कर 8,59,376 इकाई पहुंच गई। बोइंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव कैलहॉन ने पिछले सप्ताह मंगलवार को अलास्का एयरलाइंस में हुई भयावह घटना की जिम्मेदारी ली। जुम्मे को विमान की आपात लैंडिंग के बाद बुलाई गई सुरक्षा बैठक में कैलहॉन ने कर्मचारियों से कहा, हम सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा 100% और पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले में कदम उठाएंगे। HDFC बैंक ने रेगलिया और मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव किया है। 1 दिसंबर 2023 से रेगलिया कार्ड के लिए लाउंज एक्सेस के नियम में बदलाव किया गया है। बांग्लादेश के आम चुनाव में अवामी लीग पार्टी की जीत के बाद शेख हसीना आज चौथी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। इससे पहले बुधवार को हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार ने अपने 36 सदस्यीय कैबिनेट की घोषणा की। इसमें 25 कैबिनेट मंत्री और 11 राज्य मंत्री शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में इस बार 2 टेक्नोक्रेट मंत्री होंगे। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम इस बार हसीना कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। कल शेख हसीना समेत नवनिर्वाचित सांसदों को संसद अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी ने शपथ दिलाई। समारोह में निर्दलीय सांसदों व नवनिर्वाचित विधायकों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले अवामी लीग के संसदीय दल ने शेख हसीना को सदन का नेता चुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी लीग के दोबारा सत्ता में आने से बांग्लादेश की प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने 2041 तक स्मार्ट बांग्लादेश बनाने के संकल्प को भी दोहराया। अमेरिका में न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी 2024 के रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति पद के नामांकन की दौड़ से बाहर हो गए। एक सर्वे के अनुसार क्रिस्टी को केवल 2% रिपब्लिकन का समर्थन प्राप्त था। क्रिस क्रिस्टी ट्रंप की नीतियों और चरित्र की आलोचना पर केंद्रित अभियान के लिए समर्थन जुटाने में विफल रहे। क्रिस्टी पहले ट्रंप के सहयोगी थे और बाद में वे ट्रंप के आलोचक बन गए। उन्हें पार्टी के नामांकन के लिए एक लंबी दौड़ के रूप में देखा गया था। क्रिस्टी 2016 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल थे, लेकिन न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में निराशाजनक अंत के बाद उन्होंने अपनी दावेदारी समाप्त कर दी और ट्रंप का समर्थन करने वाले पहले प्रमुख पार्टी नेता बन गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाल सागर क्षेत्र में व्यापारी और वाणिज्यिक जहाजों पर यमन के हुती विद्रोहियों के हमलों की निंदा करते हुए और उन्हें तत्काल रोकने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। अमेरिका और जापान की ओर से प्रस्तावित प्रस्ताव में कहा गया है कि लगभग 2 दर्जन हुती हमलों ने वैश्विक व्यापार में बाधा डाली है। प्रस्ताव के पक्ष में 11 सदस्यों ने मतदान किया। विपक्ष से किसी ने भी मतदान नहीं किया। इस दौरान सुरक्षा परिषद के 4 सदस्य अनुपस्थित रहे, जिनमें रूस, चीन, अल्जीरिया और मोजाम्बिक शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से पारित किए गए प्रस्ताव में हुती विद्रोहियों द्वारा कब्जे में लिए गए जहाज को छोड़ने की मांग की गई है। कब्जे में लिया गया जहाज जापान की एक कंपनी द्वारा संचालित मालवाहक जहाज है, जिसका संबंध एक इजरायली कंपनी से है। उसकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि लाल सागर में हुती के हमले गैर कानूनी और तनाव बढ़ाने वाले हैं। किर्बी ने कहा कि हुती जिन वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, उनमें से कई का इजरायल से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर ये हमले जारी रहे तो अमेरिका अगले कदम के बारे में अपने सहयोगियों से परामर्श करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने मंगलवार को दक्षिणी लाल सागर की ओर हुथी की तरफ से दागे गए 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बहरीन में संवाददाताओं से कहा कि ईरान को ये साफ कर दिया गया है कि हुथी को दी जा रही सहायता को तत्काल रोकने की जरूरत है। ब्लिंकन चौथी बार पश्चिमी एशिया के दौरे पर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आज से इजरायल के सैन्य अभियान पर सुनवाई शुरू होगी। दक्षिण अफ्रीका ने अदालत में मामला दायर कर कहा कि गजा में इजरायल का सैन्य अभियान नरसंहार के समान है। दक्षिण अफ्रीका ने दावा किया है कि इजरायल की कार्रवाई का उद्देश्य गजा में फिलिस्तीनियों के एक बड़े हिस्से को नष्ट करना है। दक्षिण अफ्रीका ने अपील की है कि अदालत घोषित करे कि इजरायल ने नरसंहार कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से मोहाली में हो रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद T20 फॉर्मेट में वापसी हो रही है। हालांकि आज मैच में कोहली नजर नहीं आएंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत को 4 मुकाबलों में जीत मिली है। T20 सीरीज से पहले अफगानिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार स्पिनर राशिद खान बैक सर्जरी के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद शमी ने कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। तनिषा क्रास्ट और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं प्रतियोगिता के पुरुष युगल वर्ग में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी फ्रांस की रोनन लेबर और लुकास कोरवी की जोड़ी से भिड़ेगी। महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक किया जाएगा। स्पेनिश सुपर कप में रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को 5-3 के अंतर से हरा दिया। EFL कप के सेमीफाइनल के पहले लीग में लिवरपूल ने फुलहम को 2-1 से हरा दिया। शाहिद कपूर और कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म का नाम सामने आ गया है। मेकर्स ने इस फिल्म का टाइटल तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रखा है। अरबाज खान की वाइफ शुरा खान शादी के बाद अपने काम पर लौट गई हैं। शुरा खान की अभी हाल ही में नई फोटो सामने आई है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर बड़े मियां छोटे मियां का लुक शेयर किया और कहा कि बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद पर रिलीज हो रही है। 50 करोड़ का बजट, 134 करोड़ का कलेक्शन। साउथ के स्टाइलिश स्टार की एक्शन फिल्म सराय नोडू यूट्यूब पर है 33 करोड़ व्यूज के पार। अब इस साल दीपिका पादुकोण भी शाहरुख खान के रास्ते पर निकल पड़ी है। जी हां, दीपिका 2024 में 1 या 2 नहीं बल्कि 5 फिल्में लेकर आ रही हैं। साउथ की एक्शन थ्रिलर मूवी कैप्टन मिलर का ट्रेलर सामने आया। यह फिल्म 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुंटूर करम को लेकर काफी चर्चा में है। वह इन दिनों फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन भी कर रहे हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के 5 साल पूरे। सच्ची घटना पर आधारित फिल्मों का बोलबाला हिंदी सिनेमा में लंबे समय से चला आ रहा है। प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन ने हाल ही में प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म सालार में साथ नजर आए हैं। इस फिल्म के बाद पृथ्वीराज अपने अगले प्रोजेक्ट द गुड लाइफ में नजर आने वाले हैं। गोटर फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म पगली दीवानी की शूटिंग पूरी हो गई है। शूटिंग झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के लोकेशन पर शूट की गई है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।